कहाँ देखा था? सर यहीं पे। यहाँ कहाँ? अब वो यहाँ नहीं है। तुमने पीछा क्यों नहीं किया? मिस्टर तिवारी उस वक्त पागलों की तरह उस आइसक्रीम पार्लर के चारों तरफ देख रहे थे। सर एक पल के लिए ही नज़रों के सामने थी वो, गाड़ी में थी, किसी लड़के के साथ। जब तक मैंने आपको फ़ोन किया वो वहाँ से निकल गए। मैंने उनका पीछा करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं नहीं कर सका। आर्या ने सर झुकाते डिटेल से जवाब दिया। मेरी बेटी किसी शख्स के साथ थी? वो रो रही थी क्या? किस हाल में थी वो? वो ठीक थी? मिस्टर तिवारी ने परेशानी से पूछा तो आर्या का सर झुक गया। बोलो, जवाब दो। सर वो आइसक्रीम खा रही थी, और वो भी अपना फेवरेट फ्लेवर। आर्या ने बेचारगी सी सूरत बनाते हुए कहा। तो मिस्टर तिवारी एक पल को चुप से हो गए। आंखें खुली रह गईं। वो उन्हें क्या कह रहा था, उन्हें यकीन ना आया। अंकल, ये क्या है? वो उस वक्त उसे एक वीडियो दिखा रहा था जिसमें एक लड़की के दिमाग का ऑपरेशन होता है। उसको एक कहानी की सूरत में समझाने की कोशिश कर रहा था, ताकि जब डॉक्टर अंश उसके दिमाग का ऑपरेशन करने लगे तो वो पैनिक ना हो और बहुत खुशी के साथ वो अपना ऑपरेट करवा सके, अपनी रजामंदी के साथ। डॉक्टर अंकल, इसको देखिए, ये कैसे अंदर जा रही है। इसके तो हाथ भी बांध दिए गए हैं। वो बहुत ध्यान से उसके साथ उस वीडियो को देखे जा रही थी, लेकिन अंश ने उसके दिमाग से सब नेगेटिव बातें निकालते हुए उसे पॉजिटिव वे में समझाया कि ये सब कुछ उसके लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए वो ये सब कर रहे हैं। परी ने उसे घूरा। डॉक्टर अंकल, ये बहुत गंदी बात है। किसी को तकलीफ देना पाप होता है। पापा कहते हैं किसी को तकलीफ देना बहुत बुरी बात है। वो समझाने के अंदाज में बोली। अच्छा, तो जब हम किसी बड़े की बात मानते हैं ना, तो फिर हमारी बहुत सारी विशेष भी पूरी होती हैं। जैसे तुम्हारी क्या विश है? वो धीरे से उसके बारे में बात करने लगा। मुझे ना दिव्या दीदी का दुल्हन का ड्रेस पहनना बहुत अच्छा लगता है, पर उसने मुझे नहीं दिया, छुपा के रख लिया। फिर आपको पता है मैंने क्या किया? अब की बार उसकी आंखें चमकी थीं। क्या किया? वो धीरे से उसे अपने करीब आने को बोलते हुए अपने कानों को उसके कानों के पास ले गई। मुझे दुल्हन का ड्रेस बहुत पसंद है, पर दिव्या दीदी ने ना पहनने नहीं दिया, तो फिर मैंने उसका दुल्हन का ड्रेस चोरी कर लिया। अपनी बात करते हुए वो हाथ पे हाथ मारते खिलखिलाकर हंसते चली गई, जबकि अंश उसकी बात सुनते हुए एक बार फिर से हैरत के समंदर में गोता खाता महसूस हुआ। वो तो मुझे ढूंढ ढूंढ कर पागल हो गई होगी, बल्कि वो तो अभी भी ढूंढ रही होगी। कह रही होगी, किधर गई परी, किधर गया मेरा दुल्हन का ड्रेस? कमरे में छुपा के रखा था बच्चू, मुझे भी मिल गया, मैंने भी पहन लिया। वो अपने कारनामे बताते हुए साथ साथ हंसते जा रही थी। हंसते हंसते उसके पेट में दर्द शुरू हुआ और वो सोफे से गिरते हुए अपना सर अंश की गोद में रख गई। अंश झटका खाते हुए सीधा हुआ, जबकि वो अभी भी हंसती हुई उसे देख रही थी। उन दो गजाली आंखों में देखते हुए अंश की एक हार्ट बीट मिस हुई। उसकी गोद में सर रखे वो अंश को अपने करीब नीचे झुकने को बोल रही थी। अंश को अपने इर्द गिर्द खतरे की घंटियां बजती सुनाई दी। मेरे करीब तो आओ। उसने फिर से अंश को अपनी तरफ खींचा तो सारा का सारा उसके ऊपर झुकता हुआ और खुद को उसके साथ टच होने से बचाया। मेरे पापा ना मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो मेरे लिए ना वैसा ही दुल्हन का ड्रेस लेकर आएंगे जैसा दिव्या दीदी के लिए लाया गया था, लेकिन मेरा दूल्हा तो नहीं आएगा। वो तो मुझे छोड़कर चला गया। आप जानते हैं डॉक्टर अंकल, मेरा दूल्हा मुझे छोड़ गया। वो अब की बार आंखों में आंसू लिए अंश को शौक पर शौक दिए जा रही थी। वो कहाँ चला गया है? अचानक से अंश के दिल को कुछ हुआ। वहाँ ऊपर वाले के पास। उसकी बात पर अंश ने उलझते हुए उसकी तरफ देखा। पापा कहते हैं कि वो ऊपर भगवान के पास चला गया, अब वो कभी वापस नहीं आएगा। आपके पास भगवान जी का नंबर है? हम भगवान जी को फ़ोन कर सकते हैं। अब की बार वो कुछ सोचते हुए अंश से सवाल कर रही थी। परी, रात बहुत हो गई है, चलो सोते हैं, बाकी बातें हम सुबह करेंगे। वो उसकी बातों से थोड़ा अपसेट हो गया। वो एक दूल्हे की बात कर रही थी, कहीं वो शादीशुदा तो नहीं? बस एक इस सोच ने अंश को बुरी तरह परेशान कर दिया। नहीं नहीं, मुझे बात करनी है मेरे दुल्हा से। वो भगवान के पास है, मुझे भगवान का नंबर चाहिए। अब की बार वो फिर से जिद करने लगी। अंश गहरा सांस छोड़ते हुए वहाँ से उठ गया तो उसने अंश का हाथ थामते हुए उसे रोका। अंश ने पलटकर उसकी तरफ देखा तो उसकी गजाली आंखें उदास नजर आईं। आप मुझे मेरे दुल्हा से मिलवाएंगे ना? उसकी एक नई फरमाइश सुनकर अंश का जी चाहा अपना सर पीट ले। कुछ दिन पहले उसे अपने पापा से मिलना था, अब उसको अपने दुल्हे से मिलना था। अभी जाकर चुपचाप सो जाओ, मैं सुबह इस टॉपिक पर बात करूंगा, ठीक है? अंश ने खुद पर जब्त करते हुए धीरे से कहा, तो उसने मुंह बसोरते हुए सरना में हिलाया। वो सोफे पर खड़ी होते अंश के कद के थोड़ा ऊपर बराबर होते उसके गले में अपने बाजू का हार बना गई और फिर से अंश को गुस्से में देखते हुए उसे मनाने के लिए अपनी वही कोशिश दोहराने लगी।
अंश ने मुड़कर गहरी नज़रों से उसके चेहरे को देखते हुए पीछे होने लगा कि परी ने उसे खींचकर फिर से अपने करीब कर लिया। वह सीधा उसके साथ जाते हुए टच हुआ। एक पल को अंश के पूरे जिस्म में थरथरी पैदा हुई। उसका नर्म और नाजुक जिस्म का स्पर्श पाते उसके जवान जज्बातों में हलचल मच गई। वह बिल्कुल सकते में आते हुए उसे देखे गया, जो अपनी मासूमियत में उसके बेहद नज़दीक आ गई थी, और अगले ही पल उसने अंश के होंठों पर अपने लब रख दिए। यह अमल सिर्फ 5 सेकंड का था, लेकिन डॉक्टर अंश को पूरी तरह अपने हिसार में ले गया। आप मुझे मिलवाएंगे ना मेरे दुल्हा से? वो फिर से वही बात दोहराते हुए अंश को जज करने लगी। वो उन्हीं कदमों से पीछे हटता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, जबकि परी के चेहरे को प्यारी सी मुस्कान ने छुआ। हर तरफ पूछ लेने के बावजूद मिस्टर तिवारी को प्रिया की कोई खबर नहीं मिली। उस शॉप पर तिवारी जी ने अपने बंदे छोड़ रखे थे, ताकि अगर दोबारा कभी वो आइसक्रीम खाने के लिए आए तो उन्हें अपनी बेटी मिल जाए। पर उन 2 महीनों में उन्हें कुछ हासिल ना हुआ। डॉक्टर अंकल, मुझे डर लग रहा है। इस वक्त परी का दिमाग का ऑपरेशन होने जा रहा था। डॉक्टर अंश ने दिमाग के बहुत बड़े स्पेशलिस्ट से बात करते हुए उनसे परी का ऑपरेट करने को कहा। वो चाहकर भी खुद ही ऑपरेट नहीं कर सकता था। न जाने कब वो उसके दिल के साथ जुड़ गई कि उसके ज़रा सी तकलीफ पर अंश तड़प जाता था। कुछ नहीं होगा, मैं साथ रहूँगा। परी ने उसका हाथ मजबूती से थामा था, और जब वो बेहोश हुई तो उससे हाथ छुड़वाता बाहर निकल गया। 3 घंटे के बाद डॉक्टर अबरार बाहर आए तो अंश उनकी तरफ लपका। कॉन्ग्रेचुलेशंस डॉक्टर अंश, ऑपरेशन कामयाब रहा। उम्मीद है जब उन्हें होश आएगा तो वो बिल्कुल ठीक होंगी। डॉक्टर अबरार की बात पर अंश ने दीवार के साथ टेक लगाते गहरा सांस लिया, पर उसका दिल बहुत बेचैन हो रहा था। क्या वो होश में आने के बाद उसकी याददाश्त ठीक हो गई तो क्या वो उसे भूल जाएगी? उस एक सवाल ने अंश को बहुत बुरी तरह बेचैन किया था। वो उसकी मोहब्बत नहीं, आदत बन चुकी थी, और आदतें मोहब्बत से ज़्यादा जानलेवा हुआ करती हैं। मिसेस वर्मा भी हॉस्पिटल आई थी, लेकिन परी को अब तक होश नहीं आया था। क्या हुआ है? अभी तक तो होश आ जाना चाहिए था। वो ये बात कई बार कह चुकी थी। मम्मा, आप टेंशन ना लें, होश आ जाएगा। दवाइयों का असर है, घबराने की बात नहीं है। आप जल्दी घर चली जाएं, मैं हूँ यहीं पे। अंश ने उन्हें ड्राइवर के साथ घर भिजवा दिया और ख़ुद अखबार उठाकर उसको देखने लगा। काफ़ी दिनों से उसने अखबार नहीं पढ़ा था। अभी वक्त गुजारी के लिए अखबार उठाया तो अपना ध्यान बांटने के लिए यूं ही पेज पलटने लगा कि अचानक उसकी नज़र एक तस्वीर पर जा ठहरी। वो तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि परी की थी। हाँ, उसकी परी की। और वो रिपीटेड खबर थी। साथ में जो कुछ लिखा था उस पर लिखी खबर पढ़ के अंश के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मशहूर बिजनेसमैन मनीष तिवारी की बेटी प्रिया तिवारी 2 महीने से लापता है। जिस किसी को मिले दिए गए नंबर पर संपर्क करें। पता देने वाले को 5 लाख का इनाम दिया जाएगा। वो लड़की मनीष तिवारी की बेटी थी। मिस्टर तिवारी को कौन नहीं जानता था। अकड़ू मिजाज मशहूर बिजनेसमैन था, जिसकी जायदाद इतनी ज़्यादा थी कि उसे खुद भी अंदाज़ा नहीं था। मतलब ये लड़की एक मुकम्मल जैकपॉट था। अंश ने गहरा सांस भरते सर सीट की बैग से लगाया, और अब उसकी परी के जाने का वक्त आ गया था। अब ये वापस अपने घर जाएगी। अंश ने दिल पर पत्थर रखे उस नंबर को अपने मोबाइल में फील्ड कर लिया। अच्छा था जब उसे होश आता तो उसके साथ होते। पल के 1000वें हिस्से में वो फैसला कर चुका था। दिल से बोझ भी तो हटाना था। लगातार फ़ोन कॉल पर मिस्टर तिवारी ने आगे बढ़कर कॉल अटेंड की। दूसरी तरफ जो भी था उसकी बात सुनते तिवारी जी के चेहरे पर अजीब से बल पड़े। कुछ ही देर बाद वो अकेले हॉस्पिटल में थे, एक मेंटल हॉस्पिटल। एक लम्हे को तिवारी जी के कदम डगमगाए। सामने खड़ा नौजवान चश्मा पहने उन्हें ही देख रहा था। मिस्टर तिवारी को देखते उसने अपना चश्मा सही किया। कहाँ है मेरी बेटी? वो बेचैनी से पूछने लगे। अंश ने एक कमरे की तरफ इशारा किया तो बेचैनी से उस तरफ बढ़े। मेरी बच्ची? क्या हुआ है मेरी बच्ची को? उनकी तेज़ आवाज़ सुनते अंश उनकी तरफ बढ़ा। सर प्लीज़ रिलैक्स, शी इज़ ऑल राइट, पैनिक ना हो। वो उन्हें तसल्ली दे गया। ये उसे क्या हुआ है, बताओ मुझे। वो थोड़ा सख्त लहजे में बोले। आप प्लीज़ मेरे साथ आए, मैं सब बताता हूँ। अंश उन्हें एक बेंच की तरफ बढ़ा और फिर उन्हें प्रिया के मिलने से लेकर अब तक के सारे हालात बताता चला गया। मिस्टर तिवारी बिल्कुल गुमसुम हो गए। उसका ऑपरेशन किससे पूछकर किया तुमने? उनके बात पर अंश ने लब भींचे। वो अपनी मर्जी से ऑपरेट करवाने को राज़ी हो गई थी। झूठ। उसका दिमाग 10 साल के बच्चों की तरह काम करता है। वो कैसे इजाज़त दे सकती है? तुम उसकी कोई हिस्ट्री नहीं जानते डॉक्टर।
अगर मेरी बेटी को कुछ भी हो गया तो उसके जिम्मेदार तुम होंगे। वो दुख से अपनी बेटी को बेहोश देखते कर्ब से बोले, कैसी हिस्ट्री? अंश उनके पास खड़ा होता पूछने लगा, उसका एक्सीडेंट हुआ था। उस एक्सीडेंट ने मेरी बेटी की जिंदगी के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान छोड़ दिया। मिस्टर मनीष तिवारी दुखी अंदाज में बोले। प्रिया और राघव उस वक्त गाड़ी में बैठे थे। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। उस दिन उनकी दोस्ती को 5 साल पूरे हुए थे। उन्होंने घूमने का प्रोग्राम बनाया। उन दोनों की खुशी की इंतहा ना थी। एक्साइटमेंट में राघव गाड़ी की स्पीड को कुछ ज़्यादा तेज़ बढ़ा गया, जिस वजह से गाड़ी उसके कंट्रोल से बाहर हुई और गाड़ी पलटती हुई बिल्कुल सामने खड़े ट्रक से जा लगी। गाड़ी का फ्रंट सीट का दरवाज़ा खुल गया, जिसकी वजह से प्रिया गाड़ी से नीचे गिर गई। उसके सर पर चोट आई थी, क्योंकि जहाँ वो गिरी थी वहाँ बहुत बड़ा पत्थर था, जबकि राघव गाड़ी में ही था। गाड़ी बम धमाके में राघव की लाश भी नहीं मिली। उस दिन मेरी बेटे की याददाश्त कहीं खो गई। उसके दिमाग के अंदरूनी हिस्से में छोटा सा क्रैक आया था, जिसे ऑपरेट करने से डॉक्टर ने मना किया था, लेकिन तुमने ऑपरेट कर दिया। अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मिस्टर तिवारी ने अंश को सख्त लफ्ज़ों में कहा। मुझे उम्मीद है कि आपकी बेटी ठीक हो जाएगी। अंश ने उनके कंधे पर थपकी देते नॉर्मल लहजे में कहा। रात के लगभग 12 बज रहे थे जब प्रिया को होश आया। उसे जैसे ही होश आया, मिस्टर तिवारी उसके सामने थे। उनके पीछे एक तरफ डॉक्टर नमन और डॉक्टर अबरार मौजूद थे। अंश सामने नहीं आया था। वो नहीं चाहता था कि वो उसे देखें, क्योंकि वो जानता था कि उसकी याददाश्त अब वापस आ गई होगी और ऐसे में वो डॉक्टर अंश को नहीं पहचानेगी। उस लम्हे जो तकलीफ होगी, उससे बेहतर था कि वो उसके सामने ही ना जाता। प्रिया ने आंखें खोलते हुए अपने बाप को देखा। उसके चेहरे पर उलझन थी। वो अपनी बेटे की हरकत को बहुत गौर से देख रहे थे। पापा। प्रिया के लबों से अदा होने वाले उस शब्द पर मिस्टर तिवारी की आंखों में आंसू भर आए थे। आगे बढ़कर अपनी बेटी को गले से लगाए प्रिया भी अपने बाप से मिलकर बहुत खुश हुई। आंसुओं से उसका गला रुंध गया। पापा, पापा, राघव, राघव कहाँ है? उसकी याददाश्त वापस आते ही उसने राघव का पूछा। प्रिया के सवाल का मिस्टर तिवारी के पास कोई जवाब नहीं था। बेटा, तुम ठीक हो जाओ, फिर बात करते हैं, उन्होंने टालना चाहा। प्लीज़ पापा, मुझे जानना है राघव कहाँ है? वो रोंधी हुई आवाज़ में लेटे हुए चिल्लाई। उसकी आवाज़ अध खुले दरवाजे से बाहर आई थी। अंश का दिल जैसे किसी ने आरे पर रखकर चीर दिया था। मर गया है वो, भूल जाओ उसे, मिस्टर तिवारी ने प्रिया को कहा तो प्रिया ने अपना रुख तकिए की तरफ मोड़ लिया। मुझे छोड़कर कैसे जा सकता है? उसने तो हमेशा साथ निभाने का वादा किया था, फिर वो कैसे चला गया? दुखी होते हुए वो अपने बाप से सवाल कर रही थी, ऐसा सवाल जिसका जवाब मिस्टर तिवारी के पास नहीं था। अंश को अपना वहाँ खड़ा रहना अब बेकार लगा, इसलिए वो खामोशी से वहाँ से चला गया। 2 दिन वो अपनी बेटी को डिस्चार्ज करवा कर ले गए। उसकी याददाश्त वापस आ गई थी। उस बारे में जानकर सबको बेहद खुशी हुई। मिसेस तिवारी तो जी उठी थी अपनी बेटी को सही सलामत, वो भी उसकी याददाश्त के साथ वापस देखकर। उन्होंने गरीबों में बहुत ज़्यादा दान करवाया। प्रिया उदास सी थी, लेकिन माँ बाप से मिलकर वो खुश थी। सभी उसे बहुत मोहब्बत और चाहत से मिले थे। दिव्या से मिले तो दिव्या ने उसे भींच कर गले से लगाया तो वो सिसक उठी। बहुत झल्ली वाली हरकतें थी तुम्हारी। मेरी शादी पर की गई हरकत कमाल की थी। आपकी शादी कब हुई? प्रिया ने हैरत से पूछा। 3 महीने पहले, जब तुम मेरा शादी का जोड़ा पहनकर गई थी। ये आप क्या कह रही हैं? मैं आपका शादी का जोड़ा कैसे पहन सकती हूँ? मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। प्रिया ने माथे पर बल डाले हुए कहा। प्रिया, तुम 3 महीने बाद घर आई हो। तुम्हारा और राघव का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। दिव्या ने उसे पूरी डिटेल से बताया, यहाँ तक कि वो किस तरह उसकी शादी का जोड़ा पहनकर घर से निकल गई थी, जबकि प्रिया को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। मैं 3 महीने कहाँ रही? वो पहला सवाल था जिसका जवाब दिव्या भी नहीं दे पाई। ये तो मुझे नहीं पता, ये तो चाचू ही बता सकते हैं, क्योंकि वो ही तुम्हें वापस लेकर आए हैं। उसकी बात पर प्रिया के माथे पर बल पड़े। क्या बात है अंश बेटा, तुम अकेले वापस आ गए? परी कहाँ है? घर की दहलीज पर उसने कदम रखते ही उसने अंदर का रुख किया। जैसे ही वो अंदर आया, सोफे पर गिरने वाले अंदाज में बैठा। मिसेस वर्मा उसके करीब आते हुए उससे पूछने लगी। उसके पास उनके किसी सवाल का जवाब नहीं था, सिवाय उसके कि वो जा चुकी है। अंश बेटा, क्या हुआ? कुछ तो बताओ। अब की बार वो बेचैन हुई। जा चुकी है वो, अपने होश हवास में लौट आई। अंश ने दुखते दिल के साथ कहा और उन्हें उसके बारे में सब बता दिया, जिसे सुनकर वो परेशान सी हुई, लेकिन एक बात की खुशी भी हुई कि परी को उसके घर वाले मिल गए थे। मम्मा, मैं आराम करने जा रहा हूँ,
आज अंश का दिल बहुत उदास था। वो उसे अस्पताल में छोड़ आया था, उसके बाप के पास। जानता था वो ठीक होते ही अपने घर वापस जाएगी। वो क्या जाने कि उसने 3 महीने कहाँ गुजारे। अचानक अंश का हाथ अपने गाल पर गया। उसका स्पर्श याद आया तो वो करवट बदल गया और अनजाने में की गई उसके लबों की शरारत वो बेचैन होता उठ बैठा। वो लड़की बुरी तरह उसके हवासों पर छा गई थी। जितना वो उसे भुलाने की कोशिश कर रहा था, वो उतना ही उसे याद आ रही थी। आज उसे घर आए 1 महीना हो चुका था। अब वो काफ़ी हद तक बेहतर हो चुकी थी, लेकिन उसका दिल बेहद उदास और बेचैन था। आज बिना किसी को बताए फिर से गाड़ी लेकर वो निकल गई थी। उसके जहन में कुछ झरोखे से होते थे, जैसे कुछ ऐसा था जो उसे हर बार याद आने लगता, लेकिन वो याद नहीं कर पा रही थी। उसके जहन से कुछ मिसिंग था, लेकिन क्या था वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसका दिमाग माउफ होने लगा कि अचानक फिर से उसका एक्सीडेंट होता। वो झटके से गाड़ी रोक गई। गहरे सांस भरती वो खुद को संभालते दोबारा गाड़ी स्टार्ट करने लगी, लेकिन गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश भी बेकार गई। वो गाड़ी से बाहर निकलते अपने पापा को कॉल मिलाने लगी तो देखा मोबाइल भी नहीं लेकर गई थी। अब प्रिया को अपनी बेवकूफ़ी का एहसास हुआ। वो अभी परेशान होती हुई इन्हीं सोचों में गुम थी कि तभी एक गाड़ी उसके करीब आते हुए रुक गई। उसमें से एक शख्स ने निकलते उसकी तरफ रुख किया। उसके करीब आते हमेशा की तरह उसे मुस्कुरा के देखते हुए अपना चश्मा ठीक किया। प्रिया को लगा जैसे ये मंजर वो पहले भी देख चुकी थी। कोई प्रॉब्लम है? हमेशा की तरह डॉक्टर अंश ने उसे गहरी निगाहों से देखते हुए पूछा। ये गाड़ी ख़राब हो गई है, उसने अपनी गाड़ी की तरफ इशारा करते मुंह बनाते हुए कहा। वो गाड़ी देखने लगा। कुछ देर बाद पलटा। उसको मैकेनिक की ज़रूरत है। अगर घर का एड्रेस याद है तो मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। अंश ने अपनी सेवा पेश की तो प्रिया थोड़ी देर सोच विचार के बाद उसकी गाड़ी में बैठ गई कि उसी लम्हे 3-4 गाड़ियों ने उसका रास्ता रोका। ये सब तिवारी जी के बंदे थे। तिवारी जी को जैसे ही प्रिया के घर से निकलने का पता लगा तो उनके सिक्योरिटी गार्ड्स अलर्ट होते उस तक पहुंच गए थे। मैम, आपको हमारे साथ चलना होगा, आर्या ने नज़र झुकाए धीरे से कहा। ये मेरे साथ है, मैं इन्हें घर छोड़ दूंगा। आप चाहें तो मेरी गाड़ी को कवर कर सकते हैं। सॉरी सर, हमें इजाज़त नहीं, आर्या ने सर झुकाकर ही कहा। अगर इतनी ही फिक्र थी तो आपके तिवारी जी को चाहिए था कि उनकी बेटी घर की दहलीज को पार ही ना करती, वो भी अकेले। अंश ने खुरदुरे लहजे में कहते गाड़ी में बैठते हुए गाड़ी स्टार्ट की, जबकि प्रिया ऑलरेडी उसकी गाड़ी में बैठी थी। अंश का इरादा उसे अपने घर ले जाने का था। उसकी मम्मी परी को बहुत याद करती थी, उसके लिए रोती भी थी, लेकिन अंश कहाँ से लाता परी को। आज इत्तेफाक से वो उसे मिल गई, लेकिन उन सिक्योरिटी गार्ड्स के आ जाने से वो प्लानिंग फेल होती देख माथे पर बल डाले गया। अब उसे तिवारी हाउस छोड़ते ही वहाँ से वापस हो जाना था। परी, मम्मी बहुत याद कर रही हैं तुम्हें, हो सके तो उनसे मिलने आ जाना। अचानक से उसकी तरफ देखते वो बोला। मम्मी? कौन मम्मी? वो कुछ उलझी। कुछ पल खामोश रहने के बाद अंश ने मोड़ काटते हुए उसके घर के बाहर गाड़ी रोक दी। वही मम्मा जिनके पास तुम 3 महीने तक रही, वो बहुत याद करती हैं। अंश की बात पर उसका दिल धक से रह गया। मैं 3 महीने आपके घर रही? प्रिया को अपनी आवाज़ खाई से आती सुनाई दी। उसकी तरफ बहुत प्यार भरी नज़रों से देखते अंश ने हाँ में सर हिलाया। अब फिर से उसके दिल के हार्ट बीट मिस हो रही थी। उसके गुलाबी लबों को देखते अंश के हलक में कांटे से जमे थे। इन लबों की गुस्ताखियां याद आने लगी थी। उसका जी चाहा कि वो फिर से उसके साथ वही गुस्ताखी करे, पर वो सब अपने होश हवास में थी। कैसे करती? तुमने जवाब नहीं दिया परी। क्या चलोगी मेरी मम्मा से मिलने? वो बहुत मोहब्बत से सवाल कर रहा था। प्रिया उसे उलझन भरे अंदाज में देखती बिना कुछ कहे गाड़ी से नीचे उतर गई। उसका चुपचाप चले जाना अंश को पूरी तरह कपा गया। गाड़ी को वापस मोड़ते दिल पर एक बोझ ले आया था। वो जा चुकी थी। वो वाकई अब उससे दूर जा चुकी थी, जहाँ से उसका वापस आना नामुमकिन था। वो दिल बर्दाश्त करता हुआ घर पर दाखिल हुआ तो मिसेस वर्मा उसे इतना थका हारा देखकर उसके पास बैठ गई। मेरे बेटे का चेहरा इतना क्यों उतरा हुआ है? मम्मा, आज के बाद आप परी को याद नहीं करेंगी, ना ही उसका जिक्र करेंगी। वो थोड़ा हाइपर हुआ था। क्या हुआ? परी मिली थी क्या आज? कैसी है वो? मेरा पूछा उसने। मैं याद हूँ उसे? मिसेस वर्मा जोश में आते कई सवाल कर गईं। उसे कुछ याद नहीं। न आप याद है और ना ही मैं, और ना ही ये घर। भूल चुकी है वो सब कुछ। अब उसका कभी नाम मत लीजिएगा। वो दिल पर पत्थर रखे बोलते हुए अंदर की तरफ बढ़ने लगा। बेटा, वो भूली है हमें, हम तो नहीं भूले ना। उससे मिलने चलो ना। उनकी बातों पर वो लब भींच गया। अमीर बाप की बेटी, वो रहने वाली महलों की, वो कैसे इनसे मेल मिलाप करती?
अंश बिना जवाब दिए अंदर बढ़ गया, जबकि मिसेस वर्मा गहरी सोच में डूब गईं। प्रिया बेचैनी से पूरे कमरे में चक्कर काट रही थी। जब से वो उस शख्स से मिली थी, उसका दिल उसके कब्जे में नहीं था। कितनी उम्मीद भरी नज़रों से उसने प्रिया से पूछा था कि वो उसकी मम्मी से मिलने चले, लेकिन वो बिना कोई जवाब दिए आ गई थी। पर अब उसका दिल भी उसकी मम्मी से मिलने को बेचैन था। अपनी माँ से अपने सारे फीलिंग्स शेयर कर गई। अपने बेटे की बेचैनी देखते हुए उन्होंने मिस्टर तिवारी जी से बात की। वो ही उस लड़के के घर का एड्रेस ढूंढ सकते थे। बेटा, क्या आप वाकई उनसे मिलना चाहती हैं? मिस्टर तिवारी उसे लिए उस वक्त अंश के घर के बाहर खड़े थे। जी पापा, मुझे उनसे मिलना है। 3 महीने उन्होंने मुझे अपने पास रखा, मुझे उनका शुक्रिया अदा करना है। वो मुस्कुराते हुए गाड़ी से नीचे उतरने लगी कि उसी लम्हे अंश बाहर आता हुआ मिस्टर तिवारी जी से हाथ मिलाने लगा। मेरी बेटी आपकी मम्मी से मिलने की ख्वाहिश करती है, यहाँ तक आई है। कुछ वक्त बाद मैं आकर इसे ले जाऊँगा, मिस्टर तिवारी जी ने नर्म और धीमे लहजे में कहा। अंश ने एक गर्म निगाह प्रिया पर डाली और मिस्टर तिवारी की तरफ देखने लगा। अगर आप इजाज़त दें तो मैं इन्हें खुद कुछ देर बाद छोड़ दूँगा। उसके बाद फिर मिस्टर तिवारी ने कुछ सोचते हुए हाँ में सर हिलाया। ठीक है, मेरे सिक्योरिटी गार्ड्स यहाँ होंगे, अंश को बताते हुए वो अब अपनी बेटी की तरफ मुड़े। अपना ख्याल रखना बेटा। उनका बस चलता तो बेटी के कदमों में सारा जहां लाकर रख देते। ये तो उसने अभी बहुत छोटी ख्वाहिश की थी, तो कैसे पूरा ना करते। वो अंदर दाखिल हुई तो दरो दीवार अनजाने ना लगे। उसे लगा वो यहाँ पहले भी आ चुकी है। खुद ही चलते वो सीधी गैलरी पार करते अंदर आई तो सामने ही एक लेडी उसे दिखाई दी। दिमाग के किसी छोटे से हिस्से में कुछ हलचल सी हुई। अरे परी, मेरी परी आई है। मिसेस वर्मा ने अपनी बाहें फैलाई तो वो भी बेइख्तियार उनके गले से लग गई और बहुत मोहब्बत से उनसे मिली। दोनों के चेहरे मुस्कुरा रहे थे। वो बातें करने लगी तो अंश वहाँ से हट गया। वो उसके घर आई थी, इस बात से उसका दिल बिल्लियों उछल रहा था। लेकिन क्या जिस तरह वो माँ से मिली है उसे याद थी? अगर वो याद थी तो क्या मैं उसे याद नहीं था? वो कितनी देर यही सोचता रहा। उठता हुआ शॉवर लेने चला गया। शॉवर लेते वो खुद को टॉवल में लपेटे वापस रूम में आया ताकि जल्दी से तैयार होकर बाहर मम्मा और परी को ज्वाइन कर सके। कमरे में वापस आते ही वो ठिठक के रुका। परी कमरे में मौजूद थी और हर चीज़ को उलट पलट के देख रही थी। अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास होते ही वो पलटी, अंश को देखने लगी। उसे सिर्फ एक टॉवल में देखकर परी का दिल ज़ोरों से धड़का और शर्म से वो अपनी पलकें झुका गई। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था यह आपका रूम है। उसके गाल ब्लश करने लगे थे। अंश का 6 पैक चट्टानी सीना देखते वो अपने दिल पर हाथ रख गई। अंश ने बिना कुछ कहे जल्दी से कबोर्ड से कपड़े निकाले और ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया। ओफो, ये कैसा बंदा है? भला यूँ भी कोई रूम में टॉवल पहने आता है? वह मुंह बनाती बाहर निकलने लगी कि अंश की आवाज़ पर रुक गई और पलटी। अब वह पूरे कपड़ों में था। परी ने गहरा सांस भरा। इतना शर्मा क्यों रही हो? तुमने 3 महीने यहाँ गुजारे हैं। बेधड़क तुम मेरे रूम में आती थी और मुझ पे अपना हक जताती थी। शायद तुम्हें याद नहीं। अंश की बातों पर परी का दिल बुरी तरह धड़कने लगा। कैसा हक? उसे सुनकर दिल को कुछ कुछ होने लगा। बहुत जानलेवा हरकतें कर चुकी हो तुम मेरे साथ। उन हरकतों को बता दूं तो तुम शर्म से सर ना उठा सको। अंश उससे 1 इंच के फासले पर खड़ा गंभीर लहजे में बोला। आप झूठ बोल रहे हैं? वो लड़खड़ाते लहजे में बोली तो वो उसके और भी करीब होता, उसके कंधे के करीब हो गया। अपने पापा से बात मनवाने के लिए तुमने हमेशा उनके गाल पर किस की है, तो वो किस तुमने मुझे मनाने के लिए मेरे? वो इतना कहकर रुका तो प्रिया के हाथ पैर ठंडे होने लगे। क्या हुआ? इतना घबरा क्यों रही हो? इतना भी कुछ नहीं हुआ, बस तुमने मेरे जज्बात भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अंश मायने खेज बातों से वो सुर्ख होती हुई फिर से बाहर निकलने लगी कि अंश की एक बात ने उसके कदम जकड़ लिए। शादी करोगी मुझसे? कन्या की मांग में सिंदूर लगाओ। अंश ने प्रिया की मांग में सिंदूर भरा और फिर अग्नि साक्षी मानकर दोनों ने 7 फेरे लिए। आज अंश और प्रिया की पूरी धूमधाम से शादी हुई। अंश के प्रपोजल पर कुछ दिन सोचने के बाद उसने अपने पापा से बात की। उन्होंने उसकी ख्वाहिश पर उसकी शादी की हामी भर ली। अगर उनकी बेटी खुश रहती है तो उन्हें और क्या चाहिए था, वरना राघव के जाने के बाद वो किस कदर टूट फूट का शिकार हुई थी सब ने देखा था। तिवारी जी उनमें से नहीं थे जो अपने बच्चों पर अपनी मर्जी थोपते हैं, स्टेटस को लेकर इशू क्रिएट करते हैं। वो खुले दिलो दिमाग के मालिक इंसान थे और जिस तरह 3 महीने तक उन्होंने उनकी बेटी का ख्याल रखा, एक तरह से वो उनके एहसानमंद ही थे।
वरना जिस तरह की प्रिया की कंडीशन थी वो किसी के काबू में मुश्किल से ही आती थी। बहुत धूमधाम से अपनी बेटी को अंश के साथ विदा किया। मिसेस तिवारी अपनी बेटी से मिलती नम आंखों से उसकी आंखों में जलते दीप देखकर उन्होंने राहत की सांस ली और एक सुकून उनके अंदर उतरता चला गया। अपनी बेटी की खुशी की खातिर वो कुछ भी कर सकती थी। अंश के कमरे में फूलों की सेज पर बैठी वो शर्माते हुए अपना धड़कता दिल मुश्किल संभाले हुए थी। दिव्या ने उसे आज कितना तंग किया था। वो उसका दुल्हन का लिबास पहन के भाग गई थी और टकराई भी किससे थी? अंश से। आज वो वाकई उसकी दुल्हन बनी उसकी सेज सजा के बैठी थी। अंश कमरे में आया तो उसका मनमोहक चेहरा देख उसकी बलाएं ले रहा था। वो आंखों में आंसू लिए उसे देखती रह गई। दोनों माँ बेटे बिल्कुल एक जैसे थे। पहले उसकी मम्मा ने उस पर से बलाएं ली, अब अंश उसके अपने पास आने से पहले ही उठकर उसके करीब जाते उसके गले के चारों तरफ बाहों का हार बना गई। गहरी सांस भरती आंखों में आंसू भर लाई। उसका यूं गले से लगना अंश को वो वक्त याद दिला गया। कितना मिस किया था उसने उन लम्हों को। उस वक्त तो वो उसे पीछे झटक दिया करता था, लेकिन आज वो उस पर अधिकार रखता था। धीरे से उसकी कमर पे बाहें फैलाते हुए उसे अपने सीने में भेजता हुआ अपनी आंखें मूंद गया। परी के दिल की धड़कनें एकदम बढ़ी थीं। वो बेख्तियारी में उसके सीने से लग तो गई थी, पर सामने वाले ने उसे पूरी तरह अपनी पकड़ में ले लिया था। अंश प्लीज़। उसका सांस अटकने लगा तो वो कसमसाई। ज़रा सा फासला बनाती वो 1 इंच दूर हुई, लेकिन अंश की आंखों में जज्बातों का ठाटे मारता समुंदर देख वो बौखला गई। उसकी कमर के चारों तरफ अपनी मजबूत बाजुओं का हिसार बनाते वो उसके दूर होने से पहले ही वापस सीने से लगा गया। दूर कहाँ जा रही हो? अब करीब होने का वक्त आया है तो फासला बनाने नहीं दूंगा। अंश, मुझे आपकी आंखों से डर लग रहा है, प्लीज़ ऐसे ना देखें। वो शर्माते हुए बोली। डरना भी चाहिए। 3 महीने तक मैं डरा हूँ तुमसे, जब तुम अपने हवासों में नहीं थी और मेरा करीब आकर मेरे जज्बात जगाती थी। बहुत मुश्किल से खुद पर कंट्रोल करता था मैं, पर आज तुम हवासों में हो और मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हो, तो मैं आज अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करूँगा। इतना कहता वो उसके लाल रंग से रंगे लबों पर झुकता उसके फरार के सारे रास्ते बंद करता गया। वो मदहोश होती चली गई तो अंश ने उसे अपनी बाहों में भरकर बेड पर लिटाते हुए उसके ऊपर साया फगन होता हुआ सारी दुनिया से बेखबर होकर उसमें खोता चला गया। आज की कहानी कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा।